आज फिर से हम लेके आए हैं एक और लेक्चर जिसमें हम CUET के कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला PYQ क्या है। पहला है, कहता है इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर x e रेज टू पावर x और लिमिट दे रखी है 0 से 1 तक, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। भाई देखो, पहले मैं बता दूं, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन के वीडियोस जाके देख लो, पहले अच्छी तरह से इंटीग्रेशन को समझ लो, क्योंकि जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो पूरा इंटीग्रेशन समझाना या सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो पहले आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर लो, उसके बाद CUET के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अब इंटीग्रेशन जब पार्ट्स हम करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, कैसे करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u v dv इज इक्वल टू u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dv, फिर लिमिट लगाते हैं, फिर उसको अलग अलग करते हैं। सीख लो पहले वहां जाके। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, माइनस e रेज टू पावर x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो यही आएगा। यहां से मैं e रेज टू पावर x कॉमन ले सकता हूं, ऐसे आ जाएगा e रेज टू पावर x माइनस 1। यहां पे अब मैं लगाता हूं लिमिट, ये है अपनी 0 से 1 तक। तो सबसे पहले मैं 1 रखता हूं यहां पे, तो e रेज टू पावर 1 माइनस 1 माइनस, फिर 0 रखता हूं, e रेज टू पावर 0 0 माइनस 1, ऐसे ही रखते हैं ना लिमिट। मैं फिर कह रहा हूं ये कैसे आया, ये जाके पहले इंटीग्रेशन अच्छे से समझो, बाय पार्ट समझो, बहुत अलग अलग तरह की इंटीग्रेशन है, वो आपको अच्छे से आ जाएगा, तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। e रेज टू पावर 1 इज e, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये 0 हो गया, और e रेज टू पावर 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज, यहां 1 बाहर कॉमन है, इज माइनस 1, यहां पे क्या बचेगा, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो ऐसे आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा बहुत बता दूं क्या, जब हम इसको ऐसे करते हैं ना, uv dv करके करते हैं, तो यहाँ पे u को अलग करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dv करके ऐसे करते हैं। जब x होता है तो x को u ले लेते हैं। नहीं याद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो भाई पहले जाके समझ लो, फिर आके आप CUET के सवाल अटेम्प्ट करो, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है x denotes the number of hours a person uses a mobile and probability distribution of x। probability distribution of x दे रखा है, यानी 0 पे 0.1, 1 पे k, 2 पे 2k, 3 पे 2k और 4 पे k। अब ये पूछ रहा है k की वैल्यू निकालो, फाइंड k। ऐसे क्वेश्चनों में देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी चीज की कितनी होती है, 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास x की अलग अलग पे प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, यही तो कहता है ना x नंबर ऑफ आवर्स। x क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, यानी 0 आवर पे वो 0.1 प्रोबेबिलिटी यूज करता है मोबाइल, 1 घंटे में इतनी करता है, 2 घंटे में इतनी करता है, 3 घंटे में इतनी करता है, 4 घंटे में इतनी करता है। तो जब मैं इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी लूंगा तो वो कितनी आनी चाहिए, 1। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटी तो ये है, इसको मैं कर देता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1, तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, कितना आएगा, k 2, 2k 4k 5k 6k, 6k प्लस 1/10 बराबर 1, ऐसे कर सकते हैं। जब मैं इसका एलसीएम क्यों लेना है, 6k बराबर 1 माइनस 1/10, तो 6k बराबर 10, 10 में से 1 गया 9, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/10 इंटू 1/6,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका मतलब 3/20। के की वैल्यू क्या आ गई? 3/20। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, वो बस के वगैरह की वैल्यू पूछता है, टोटल प्रोबेबिलिटी को 1 रख दो, के की वैल्यू आराम से आ जाएगी। के आए एक्स आए कोई भी वेरिएबल। आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दिया है, बी भी एक मैट्रिक्स दिया है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, तो पहला वो बोलता है ए बी इज डिफाइंड। ए बी इज डिफाइंड का क्या मतलब है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो पॉसिबल है। तो देख लेते हैं पॉसिबल है नहीं है। भाई ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3। ये कितने का है? 2/3 का मैट्रिक्स है ये। और ये कितने का है? ये 3/2 का मैट्रिक्स है। तो अगर मैं ए बी करूं, फर्स्ट है ना, अगर मैं ए बी करता हूं तो इसका मतलब 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3/2 से। ऐसी करते हैं ना। और जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो क्या आना चाहिए? पहला और आखिरी। ये मत पूछना है तो रूल्स है ना मल्टीप्लीकेशन के, मैट्रिक्स ये तो आते होंगे। जब भी मैं किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, उनका जो ऑर्डर होता है ना, जो रिजल्ट आएगा वो पहला और आखिरी वाले का ऐसे करके रिजल्ट आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिक्स आएगा ना वो 2/2 का आएगा। तो ठीक है भाई, मैट्रिक्स को 2/2 का आएगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला तो ठीक हो सकता है। सेकंड कहता है ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। तो पहले ये देखते हैं कि बी ए हो सकता है या नहीं हो सकता। बी ए का मतलब 3/2 इंटू 2/3। तो ठीक है, यानी ये 3/3 का कोई मैट्रिक्स आएगा। ये भी हो सकता है, यानी ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है? एंड ए बी इज इक्वल टू आई। अब वो बोल रहा है कि जो ए बी आएगा ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है? डायगोनल में 1 1 और बाकी सारे 0 हो नहीं सकता। करके देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ही नहीं है। यानी ये वाला गलत है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए भी नहीं आ सकता। सी, बी ए इज डिफाइंड। हाँ, हमने अभी बोला ना कि बी ए हो सकता है, बी ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। फोर्थ बोलता है कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो बी ए के बराबर आएगा। ये नहीं हो सकता। पहला पार्ट ठीक है कि ए बी और बी ए बोथ आर डिफाइंड, कि यानी ए बी और बी ए जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो पॉसिबल है पॉसिबल। लेकिन ए बी बी ए के बराबर नहीं है। क्यों? जब मैं ए बी करूंगा तो वो 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, और जब मैं बी ए करूंगा तो वो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। दोनों मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर के हैं, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? यानी कि डी भी गलत है। इसका मतलब इसमें सिर्फ ए और सी ऑप्शन ठीक है, बाकी दोनों गलत है। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। अरे तो बहुत आसान सवाल है यार। देखो, e रेज टू पावर ए एक्स प्लस, भाई यार, प्लस बी वाई बराबर डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो, मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, e रेज टू पावर ए एक्स इंटू e रेज टू पावर बी वाई, ऐसे करके लिख सकता हूं मैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं, dy को इसके साथ y वाली के साथ और x को x वाली के साथ ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं? मैं इसको नीचे ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, e रेज टू पावर ए एक्स, तो यहां आ जाएगा dx बराबर, इसको मैं नीचे ले आता हूं तो e रेज टू पावर बी वाई डी वाई, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, e रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स बराबर e रेज टू पावर माइनस बी वाई डी वाई, ऐसे ही आएगा। इंटीग्रेट करना आता है, e रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 1/a e रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी बराबर, इसका क्या करेंगे, -1/b e रेज टू पावर माइनस बी वाई प्लस सी, ऐसे करते। कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर लो, कंबाइन
कॉन्स्टेंट्स, यानी सी को एक कर लो यार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/a e रेज टू पावर ax बराबर -1/b e रेज टू पावर -by प्लस सी। अच्छा, अब यहां पे ना एक चीज ध्यान रखो, अगर मेरे को यहां से फ्रैक्शन हटाना है, क्योंकि ना वो जब तेरे आपको ऑप्शंस देगा ना तो उसमें फ्रैक्शन वाले नहीं देता, वो थोड़ा बिना फ्रैक्शन के देता है। तो अगर मैं इसको ऑप्शन हटाऊं तो मैं सॉरी फ्रैक्शन हटाऊं तो मैं फ्रैक्शन कैसे हटाऊंगा? मैं या तो दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए बी, फ्रैक्शन हट जाएगा। ए बी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इंटू 1/a e रेज टू पावर ax, ए बी इंटू 1/b e रेज टू पावर -by, ऐसे आएगा। यहां से a कट जाएगा, यहां से b कट जाएगा, तो ये बचेगा b e रेज टू पावर ax। इसको मैं इधर ले आता हूं, प्लस ये क्या बचेगा a e रेज टू पावर -by बराबर c। यानी कि ऑप्शन में आपके पास एक ये पार्ट होगा। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा क्योंकि ऑप्शन लिखने से ज्यादा बेहतर है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया तो ऑप्शन तो आई, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फेज इक्वल टू, कोई एक मैट्रिक्स दिया, कहता है फाइंड ए रेज टू पावर 20। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं अगर ए स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा? 1101 इंटू 1101, ए स्क्वायर निकालते हैं, क्या आएगा? इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, फिर इसको इसके साथ करूंगा 1 + 1 2 0 1, यही आएगा। मल्टीप्लाई तो करना आता ही। अब देखो मैं अगर ए क्यूब निकालूं, इसका मतलब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करता हूं। ए स्क्वायर क्या था मेरे पास? 1 2 0 1, इसको मैं फिर से ए से करता हूं 1 1 0 1, तो क्या आएगा? 1 × 1 + 2 × 0, यहां पे आएगा 1। इसको इसके साथ करेंगे 1 1 2 1 3, इसको इसके साथ करेंगे 0 0 0, इसको इसके साथ करेंगे 1। ठीक है, A4 निकालते हैं, यानी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था भाई? 1 2 0 1 1 2 0 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 0 1, इसको इसके साथ करेंगे 2 + 2 4, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 1। एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर ए था, ये ए स्क्वायर ए क्यूब A4, इसमें चेंज क्या हो रहा है? ध्यान दिया? इसमें ना सिर्फ ये चीज चेंज हो रही है, 1 2 3 4। आगे करके देखोगे A5 A6 A7, यही सिर्फ चेंज होगा, और जिसकी पावर पे जाओगे ना वही वैल्यू यहां पे आएगी, चाहे तो करके देख लेना। इसका मतलब मैं एक जनरल सॉल्यूशन में पहुंचता हूं, अगर मैं a रेज टू पावर n करता हूं तो यहां पर ना ये आएगा, ये तो करके देखो 7 8 9, वहां पे सिर्फ 7 8 9 ही आता जाएगा, बाकी सब मैट्रिक्स सेम रहेगा। तो ठीक है, अब मैं यहां पे अगर मेरे को a रेज टू पावर 20 निकालना है तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ऐसे करके लिख सकता हूं। क्यों करना है 20 बार? ए फिर ए स्क्वायर, ए 2 3 करके देख लो, अगर ए रेज टू पावर n की वो हिसाब बैठ रहा है तो सीधा वैल्यू उठा लेगा। पे देखो सीयूटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तो भाई थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीबीएसई लेवल नहीं है, थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाना पड़ेगा यार। वो प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चनों की, अपने आप दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। चलो चलते हैं अगला। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x डॉट cos x इज, sin x इंटू cos x की वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब सबसे पहले ना इसके लिए, चलो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होंगी। नहीं याद तो भाई कृपया करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर लो। साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, याद कर लो। मैक्स बस यहां पे उठा के वैल्यू लगाओ, आंसर आ गया। ये याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब आप कहोगे भाई ऐसे हम कितनी वैल्यू उठा उठा के याद करते रहे। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते सीयूटी में, कभी कभी आते हैं। तो जब आप PYQs करोगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री जिसने अच्छे से कर रखी है उसको ये बात मालूम होगी कि साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो याद है वो टेबल था कि साइन x की वैल्यू यहां से यहां तक होती है, कॉस की यहां से यहां तक होती है। तो भाई वो सब याद कर लो। चलते अगला। नेक्स्ट कहता है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये पूछ रहा है इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। इसकी ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर मैच में आते हैं, पता नहीं पूछ लिया होगा। ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ठीक है जी। अब सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप क्या देखते हो कि ये पॉलिनोमियल भी है नहीं है, कहीं पता चले पॉलिनोमियल ही नहीं हो, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं हो सकती। dy बाई dx ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। e रेज टू पावर d बाई dx इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन कर दोगे। ऑर्डर आता है तो बताना, क्योंकि इससे सिंपल सवाल तो एनसीईआरटी में नहीं है। ऑर्डर 2 होगा इसका। ऑर्डर डिग्री बताना तो आता होगा। ऑर्डर 2 है ना, डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है। अगर डिग्री डिफाइंड होती तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाती। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो dy बाई dx अगर नीचे होता। चले अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज। अब वो पूछ रहा है अगर हमारे पास अलग अलग दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर हम उनको माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। क्या वो नल मैट्रिक्स आएगा, क्या वो आइडेंटिटी आएगा, क्या वो सिमेट्रिक आएगा, या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। करके देखते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए, यही होता है। और दो मैट्रिक्स अगर मेरे को लेने हैं तो एक को बी भी ले लेता हूं, तो यही कंडीशन होती है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ। तो भाई मेरे को ए माइनस बी करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसे आएगा ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन मालूम है ना, ए ट्रांसपोज माइनस से होता है, बी ट्रांसपोज माइनस बी होता है। अब मेरे को चाहिए दोनों का डिफरेंस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों डिफरेंस ट्रांसपोज करेंगे। तो ये क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस बी। यार बी भी नहीं लिखना आता, ठीक है। माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी। तो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज करता हूं, यानी मैं दोनों मैट्रिक्स ए माइनस बी करता हूं और उसका ट्रांसपोज करता हूं, तो वो मेरे पास ए माइनस बी करके नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, यानी कि सेम यही कंडीशन बन गई। ये वाली कंडीशन बन गई ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पर नल थोड़ी हो जाएगा यार। चलें आगे, आसान सवाल था, बस ये करना आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, उसकी कंडीशन लगा दो और उसको सॉल्व कर दो। पूछता है फंक्शन दे रखा है हमको एक, वो पूछ रहा है भैया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अपन लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नहीं देखते, अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3।
अगर मैं इसका डेरिवेट निकालता हूं तो क्या आएगा 3x² माइनस 3, यही आएगा। या ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता हूं 3 कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को देखना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 है, अब ग्रेटर देन 0 क्या मतलब है कि यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 हो गया तो ये 1 माइनस 1 ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यानी कि अगर मेरे को ये पूरा 0 से बड़ा चाहिए तो मेरे को ना x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 4 माइनस 1 3 3 3 9, तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी एक चीज और हो सकती है, ये -1 से छोटे वैल्यू भी तो हो सकती है ना। -1 से छोटी का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं यहां पर x की जगह पर -2 रखूं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे -1, क्योंकि मैं यहां पे ना नेगेटिव कोई भी वैल्यू उठा के रख दूं, उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे -2 रखूंगा तो भी तो ये 4 हो गया, और 2 रखूंगा तो भी ये 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे वो सारी वैल्यूज आ सकती हैं जो -1 से इधर को जाती है। -2 -3 -4 कुछ भी रख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगी। और मैं इसके बाद 1 से ऊपर भी सारी रख सकता हूं, बस -1 या 1 नहीं रख सकता, या इसके बीच में -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं उठा के रख सकता। उससे क्या होगा, ये नेगेटिव आ जाएगी और ये ना लेस देन 0 आ जाएगा। नहीं समझे? अगर मैं यहां पे 3x² माइनस 1, अगर मैं यहां पे x की जगह पर 2 रखता हूं तो क्या आएगा, 3 2 का स्क्वायर -1, यानी कि 2 to the 4 minus 1 is 3 3 is 9, ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहां पे x को -2 रखता हूं तो भी तो यही आएगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब मैं x की जगह पे कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूं, वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस मेरे को क्या नहीं रखना, मेरे को यहाँ पे 1 नहीं रखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखता हूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ग्रेटर देन 0 चाहिए ना। तो इसका मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो x है, या तो वो की जो वैल्यू है वो -∞ से -1 तक आए, या जो x की वैल्यू है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक जाए, तभी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तभी ग्रेटर देन 0 आएगा। -1 से पहले की जितनी मर्जी वैल्यू उठा के रख दो वो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगी, 1 से आगे जितनी मर्जी रख दो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि x इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग कब है, जब उसकी वैल्यू ये आए। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा चौथा है। आगे चलते, अगर इधर कर देता हूं, क्या यही कर देता हूं, अगर f' लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आनी चाहिए, तो लेस देन 0 आएगा। अब नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव के लिए भाई पॉजिटिव वैल्यू तो सारी इसके अंदर आ गई, नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ये छोटा आना चाहिए। छोटा मतलब -1 से 1 के बीच में आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, 1 से छोटी, स्क्वायर है तो -1 भी रख सकते हैं, यानी कि -1 से 1 के बीच में आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि x -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख दो उठा के, ये नेगेटिव आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। 1 to इन्फिनिटी, ये भी ठीक है, पहला वाला गलत है बस। बी सी एंड डी इसका ऑप्शन आंसर आएगा। ऑप्शन मत देखना कभी सीयूईटी में कि यार ये ऑप्शन है, अब मैं इसमें कैसे करूं क्या करूं, भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आएगा, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। चल नेक्स्ट कहता है if A and B are square matrices of the same order 3 such that determinant of A is equal to 3, A भी दे रखा है 3i,
आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 3, ए बी दिया हुआ है 3i। ठीक है, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करूं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3i। ए बी की वैल्यू क्या है 3i, तो मैंने ए बी की जगह पे यहां पे 3i रख दिया। अब यहां पे एक चीज देखना ये क्या आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करें, 3 रेज टू पावर 3 इंटू आई यानी 27। अब ये घबराना मत, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये पता नहीं क्या कर दिया। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात मालूम है नहीं मालूम है, पर ये चीज अगर नहीं मालूम है तो भाई इसको ना याद कर लो। ये होता है k रेज टू पावर n इंटू आई, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे है, ये याद कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ki बराबर होता है k रेज टू पावर n इंटू आई। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ 4i निकालना है, मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 4i निकालना है, तो मैं कैसे करता हूं, और ये ऑर्डर है मान लो 3 का या 2 का ऑर्डर ले लो, तो इसको कैसे करेंगे, 4 ऑर्डर क्या है इसका 2, 4 रेज टू पावर 2 इंटू आई यानी 4 4 जा 16 आंसर आएगा इसका। ऐसे करते हैं इसको, उसी लिए मैंने इसको ऐसे किया है। डिटर्मिनेंट ऑफ मुझे 3i निकालना है, तो 3 इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3, तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू आई ऐसे आएगा ना, ये 3 रेज टू पावर n इंटू आई। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दे रखा है 3, तो इसका आंसर आ गया 27। तो इसका मतलब अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करूं तो वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू मैंने निकाल ली 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है ना 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा 9। इसका आंसर कितना आ गया 9। बस ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत ध्यान रखने वाली, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। चले आगे। तो भाई ये थे कुछ सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करते रहो, सक्सेस मिलेगी भाई। सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस जो बंदा करता है उसको हमेशा सक्सेस मिलती है। तो प्रैक्टिस करते रहो, सीयूईटी कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आराम से बहुत अच्छा कॉलेज ले आओगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और सीयूईटी के पीवाईक्यूज के लिए एक वीडियो और बनाएं। तब तक के लिए